अब बताइए, इस सोशल मीडिया जनरेशन जो है वो मोदी जी को डिक्टेटर नजर आते हैं। उन्हें वो असंवेदनशील दिखते हैं। जिन राहुल गांधी, केजरीवाल और अखिलेश की डेम पर ये उछल रहे हैं, उनके डिक्टेटरशिप की कहानी आपको क्या पता नहीं है? क्या किया है उन्होंने, कैसे डिक्टेटरशिप किया है? मैं याद नहीं कराना चाहता हूं कांग्रेस की इमरजेंसी की डिक्टेटरशिप क्या होता था। यही राहुल की कांग्रेस केरल में आज छात्रों पर लाठी बरसा रहे हैं। केजरीवाल की पुलिस आज पंजाब में फार्मेसी पेपर लीक का विरोध कर रहे हैं, छात्रों पर लठ बजा रहे हैं। और अखिलेश का तो कहानी क्या बताओ, याद करना चाहिए। कार सेवकों के ऊपर कैसे खून की रंगा हुआ था समाजवादी पार्टी की सरकार में। आप सिखाएंगे? नमस्कार मित्रों, उदय इंडिया डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक कुमार रथ और आज इंडिया थिंग्स में बात वही करेंगे कॉकरोचों के बारे में, जो कॉकरोचों में दिल्ली में जो हम देख रहे हैं, सामने आंखों के सामने देख रहे हैं, मानो कि जंतर मंतर कूड़ादान बन गया है। लिटरली कूड़ादान बन गया है। पर डे 15 क्विंटल से ज्यादा तो वहां गंदगी निकल रहा है। मुझे पता नहीं है, कहा जा रहा है कि छात्र लोग कर रहे हैं। मैं तो आज एक पत्रकार जाके जिस तरह से देखा आंखों के सामने, उसमें छात्र कम है और हमारा छोटे छोटे बच्चे हैं, लड़कियां हैं, लड़कियां हैं, वो जिस तरह से नाच गाना, डीजे और गंदी गंदी बातें, बदे बदे गाली दे रहे। विद्यार्थी की वो गुण भारत में नहीं हो सकता है। भारत में विद्यार्थी लोगों को सिखाया जाता है बड़ों को सम्मान करना, देश के प्रति सम्मान करना। हाँ, आपने अपना मांग रखा है, अच्छी बात है। सरकार को अपना काम करने दीजिए। आपने कोई इशू रेज किया है तो लेट द गवर्नमेंट एक्ट ऑन इट। ऑलरेडी प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि हमने फास्ट ट्रैक कोर्ट करेंगे, 10 करोड़ की उसमें फाइन लगाएंगे, 10 साल की जेल जाएंगे। आगे आने वाला दिन में भी हो सकता है सरकार इस आपकी मांग को सीरियसली लेगा। जो पॉइंट आपने उठाया है उसको रिजॉल्व करने के लिए समय दीजिए। लेकिन हमारा संस्कृति में, भारतीय संस्कृति में इस तरह से डेमोक्रेसी में विरोध करना ये कहीं नहीं है। इतिहास उठा के देख लीजिए। इस तरह से काम जो कर रहे हैं, जो बाहर विदेशों की पैसा से, उनकी विचारों से जो यहाँ करना चाहते हैं, यहाँ थोपना चाहते हैं, उससे ये लग रहा है नाम पेपर लीक है। अब बात प्रधानमंत्री मोदी की इस्तीफा पर भी आ सकती है। अब इस बात पर कभी कभी मन में प्रश्न भी आता है, इन मंदबुद्धियों को जरा भी समझ है क्या? जो प्रधानमंत्री 15 बार इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर रहे हैं, भारत की जनता ने जिनको जिताया है, जिसके ऊपर करोड़ों लोगों की भरोसा है, आस है, उसे बस तुम उठाकर हटा दोगे? हलवा है क्या? ये जो इंस्टाग्राम वाली जनरेशन है, इनको समझ नहीं आ रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी जी कौन है, क्या है, देश के लिए वो कैसे सोचते हैं। हर एक व्यक्ति कोई छुट्टी नहीं लेता है साल भर में। आपको हफ्ता में एक दिन छुट्टी नहीं मिलता है तो आप पागल हो जाते हैं। जरा इतिहास उठा के देख लीजिए, जब से प्रधानमंत्री बने तब से कब छुट्टी लिया है, कब छुट्टी लेके घर बैठे हैं। उम्र भी देखिए, इस उम्र में अगर वो इतना काम कर रहे हैं, इतना एक्टिव है, कम से कम हम कुछ भी ना करें। एक व्यक्ति को व्यवहारिक
प्रोटेस्ट करिए, व्यवहारिक ढंग से करिए, भारतीय संस्कृति के हिसाब से करिए। अरे आप उनकी पोते बेटी बेटा की उम्र की है, ऐसा व्यवहार क्या आप अपना माता पिता के साथ कर सकते हैं? अपना गुरु के साथ कर सकते हैं? अपना घरों में बड़ों के साथ ऐसा कर सकते हैं? हाँ, आजकल कर रहे हैं, लेकिन ये हमारा संस्कृति नहीं है। इंस्टाग्राम से जुड़े याद आया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 घंटे के अंदर अपना दूसरी इंस्टाग्राम रील पोस्ट किया। इससे पहले पेपर रील रोकने के उपायों पर उनके आधी रात की वीडियो को 303 मिलियन से ज्यादा बार देखा गया, जिससे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना। अब बताइए, इस सोशल मीडिया जनरेशन जो है वो मोदी जी को डिक्टेटर नजर आते हैं, उन्हें वो असंवेदनशील दिखते हैं। जिन राहुल गांधी, केजरीवाल और अखिलेश की डेम पर ये उछल रहे हैं, उनके डिक्टेटरशिप की कहानी आपको क्या पता नहीं? क्या किया है उन्होंने, कैसे डिक्टेटरशिप किया है? मैं याद नहीं कराना चाहता हूं कांग्रेस की इमरजेंसी की डिक्टेटरशिप क्या होता था। यही राहुल की कांग्रेस केरल में आज छात्रों पर लाठी बरसा रहे हैं। केजरीवाल की पुलिस आज पंजाब में फार्मेसी पेपर लीक का विरोध कर रहे हैं, छात्रों पर लठ बजा रहे हैं। और अखिलेश का तो कहानी क्या बताओ, याद करना चाहिए। कार सेवकों के ऊपर कैसे खून की रंगा हुआ था समाजवादी पार्टी की सरकार में। आप सिखाएंगे? कांच की घर में रह के मित्रों दूसरे के घर में पत्थर नहीं फेंकते हैं। खैर, ये तो इन कॉकरोचियों को थोड़ा सा इंटरनेट सर्च करने पर मिल जाएगा, लेकिन जो नहीं मिलेगा, जो ढूंढना नहीं चाहते हैं या जानना चाहते हैं, मैं उनको आज कुछ बात बताना चाहता हूं। जब संसद में घुसते हुए प्रदर्शनकारियों पर दिल्ली पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया और उन 4 डंडों पर पूरे विपक्ष को घड़ियालों आंसू बहाते हुए देखा और छाती पीटने लगे, तब आप सबको लगा होगा कि विपक्ष कितना इमोशनल हो गया है छात्रों के लिए। मैं इतिहास दोहराना नहीं चाहता हूं, क्या हुआ था मंडल कमीशन में। पर इस पूरे हंगामे के बीच एक और घटना घट रही थी। दिल्ली से 1000 किलोमीटर दूर किसी का ध्यान इस घटना पर नहीं गया। वो घटना घट रही थी बंगाल में, कलकत्ता विधानसभा में, जहां बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी एक 33 साल पुरानी हत्याकांड की रिपोर्ट जो कहीं दबा दी गई थी, उसे विधानसभा के पटल पर रख रहे थे। मैंने भी नहीं सुना था, शायद हमारे पीढ़ी में से शायद ही किसी ने ये चीज सुनी होगी। पता ही नहीं होगा कि आज से 33 साल पहले बंगाल में क्या हुआ था, किसकी रिपोर्ट थी ये, और 33 साल बाद क्यों बाहर आई। अब जरा धैर्य से सुनिए। जैसे जंतर मंतर से चलकर संसद में घुसने के लिए वामपंथ आम आदमी पार्टी कांग्रेस का कॉकटेल छात्रों के नाम पर संसद तरफ बढ़ा, उसी तरफ 21 जुलाई 1993 को बंगाल के कलकत्ता में धर्मतला क्षेत्र में युवा कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता और नेता लोग राइट्स बिल्डिंग, बंगाल के सत्ता का जो केंद्र है, उसकी तरफ बढ़ रहे थे। उस वक्त सत्ता में थे वामपंथी, ज्योति बसु की सरकार थी। जब वो युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं को दल राइट्स बिल्डिंग की तरफ बढ़ रहा था, अब वो राइटर्स बिल्डिंग से बहुत काफी दूर थे, तभी अचानक उन कार्यकर्ताओं पर पुलिस की गोलियां चलती है और उनमें 13 कांग्रेस की युवा कार्यकर्ताओं की मौत हो जाती है। सोचिए, ये उस वामपंथियों की सरकार में हुआ जो आज की डेट में राइट्स डिक्टेटरशिप की बात करते करते थकते भी नहीं है। उस गोलीकांड के बाद सन्नाटा पसर जाता है पूरे बंगाल में। जब हल्ला मचता है तो सरकार की तरफ से एक आयोग गठित किया जाता है, जिसको चटर्जी आयोग कहा गया था। अब सरकार की आयोग की रिपोर्ट आती है और जो होना तय वही हुआ। रिपोर्ट अलमारी में धूल फांकती रही। अब इसके बाद की
मजेदार बात यह है कि उस धर्मतला हत्याकांड के राजनीति का मुद्दा बनाकर ममता बनर्जी कांग्रेस से अलग होती है और बंगाल की सत्ता में आती है। और जिस दिन यह हत्याकांड हुआ था उसी 21 जुलाई को शहीद दिवस घोषित करती है और हर साल टीएमसी शहीद दिवस मनाती है, इस बार भी मनाया था। लेकिन सवाल यह है कि आखिर 15 साल सत्ता में रहने के बाद भी ममता बनर्जी ने उस रिपोर्ट को कभी विधानसभा की पटल पर नहीं रखा, ना ही कभी उसको सार्वजनिक किया। क्यों नहीं किया भाई? आखिर ऐसा क्या मजबूरी थी? 15 साल में समय नहीं मिली? क्योंकि आज जो तृणमूल कांग्रेस के बड़े बड़े नेता है वो उस वक्त वामपंथी सरकार के हिस्से थे और उन सब नेताओं के नाम उस रिपोर्ट में है। आयोग ने अपना रिपोर्ट में ये लिखा है कि उस वक्त सौगत राय, ममता बनर्जी ये सब बड़े गवाहों की लिस्ट में थे, लेकिन पुलिस ने इनसे कभी पूछताछ नहीं करी और गोली चलाने के आदेश किसने दिए, इसके दस्तावेज ज्योति बसु सरकार ने कभी आयोग को दिए ही नहीं थे। अब बताइए ऐसे रिपोर्ट जो है ममता कैसे सामने आने देती, जबकि उसी रिपोर्ट की कमाई खाकर ममता बनर्जी जैसे लोग सत्ता में आए थे। जिनको मरना था वो तो मर गए, सत्ता की मलाई क्यों छोड़ती भला ममता? और कांग्रेस जो आज घड़ियाले आंसू बहा रहा है, इन उग्र कॉकरोचों और वामपंथी कॉकटेल के लिए उस कांग्रेस ने 33 साल में अपने युवा कार्यकर्ताओं की हत्या पर एक सवाल नहीं उठाया, ना बंगाल में, ना संसद में और ना ही कहीं सड़क पर, और आज इन्हें डिक्टेटरशिप नजर आती है। ये जो दोहरा मापदंड है ना, हम करें तो पाप नहीं है, वो करे तो पाप है। क्या जो मर गए वो किसी के बच्चे नहीं थे? प्रियंका गांधी और राहुल गांधी को ये समझ नहीं आए कि वो आपकी सत्ता के राह बनाने के लिए मरे थे वहां पर। आज संसद में घुसने से रोकने के लिए 4 डंडे मारने वाले मोदी को आप राक्षस और तानाशाही और पता नहीं क्या क्या शब्द की व्यवहार किया गया है। उन मरने वाले तेरा कार्यकर्ताओं की घर वालों को ना तो मुआवजा मिला, ना उनको न्याय मिला। क्या किया कांग्रेस ने उनके लिए आज तक? इसीलिए भाजपा के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बंगाल की विधानसभा में जो बात कही उसने पूरे बंगाल और बंगाल की राजनीति में खलबली मच दिया है। उन्होंने कहा कि उन 13 कार्यकर्ताओं को भले वो कांग्रेसी थे लेकिन वो बंगाली थे और अन्याय के शिकार हुए थे। अगर उन 13 कार्यकर्ताओं के परिवार के लोग अगर आज चाहेंगे तो हम दोबारा एफआईआर लिख सकते हैं और दोबारा उस केस की जांच कर सकते हैं। और उस रिपोर्ट ने जो मुआवजा 25-25 लाख रुपए देने की चटर्जी आयोग ने सिफारिश की थी, अगर परिवार चाहेंगे तो आज वो मुआवजा हम मुख्यमंत्री राहत कोष से देने का शुभेंदु अधिकारी वादा किया है। सोचिए, बीजेपी का मुख्यमंत्री है और कांग्रेस की कार्यकर्ता जो गोली में मरे थे उनके लिए ये कर रहा है। और ये आज वामपंथी लोग कांग्रेस सिखा रहे हैं कि अन्याय हो रहा है। सोचिए, ये वादा एक वाजपेयी मुख्यमंत्री है, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को न्याय दिलाने के लिए कह रहे हैं। कभी कोई कांग्रेस की कार्यकर्ता उसको कभी तारीफ की है कि हाँ भाजपा ने अच्छा किया, हाँ शुभेंदु अधिकारी ने अच्छा किया? कभी नहीं करेंगे। कभी कोई मीडिया इस बात को रिपोर्ट करेगा, दिखाएगा? कभी नहीं। तो मित्रों, ये है उस वामपंथ कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस का असली खूनी सच जो आज तक देश की जनता को छुपाया गया था। लेकिन राजनीति इतनी घृणित होती है कि आज उन्हीं कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस और वामपंथियों को जरा भी शर्म नहीं आती है। आज फिर वो खेल रहे हैं।
कॉलेज स्टूडेंट्स अपने कार्यकर्ताओं को अपने राजनीति के पाए मजबूत करने के लिए उसी पुलिस के सामने खड़ा कर दे रहे हैं और अराजकता के माहौल में उनको झोंक रहे हैं और ऊपर से बात करते हैं कि मोदी सरकार संवेदनशील नहीं है। इसकी संवेदनशीलता तो चटर्जी आयोग की फाइलों में दबी पड़ी है, जो शुभेंदु अधिकारी ने देश के सामने रख दी। इस विपक्ष को तो छात्र, किसान या किसी अन्याय के मुद्दे पर एक शब्द बोलने का अधिकार नहीं है। जब तथाकथित छात्र पुलिस की डंडे खा रहे थे, ये सभी कहाँ थे, ये आप सबको पता है, लेकिन सब चाटुकारिता में लगे हैं। किससे भी फुर्सत नहीं है एक कठोर सवाल इन नेताओं से पूछने की, और किसकी हिम्मत है सच को सुनने और समझने की। मैंने अपनी बात आपके सामने रख दी है, अब ये आपके ऊपर है, आप इसको कितना समझेंगे। अगर समझ आ जाए तो अपने बच्चों को इससे प्रोटेस्ट से दूर कीजिए, क्योंकि लाठी इनको पड़ेगी, मुकदमा इन्हीं के ऊपर लगेंगे और भविष्य इनकी बर्बाद होगा। इन असंवेदनशील नेताओं का कुछ नहीं होगा। 36 साल के बाद, मित्रों, कुछ दिन पहले मैंने बताया था, 36 साल के बाद कश्मीर में एक घटना का चार्जशीट हुआ, उसको दबा दिया गया था। एक महिला की किस तरह से हत्या किया गया, उसको सबको लास्ट राइट करने नहीं दिया, जो उसके परिवार वर्ग कर रहे थे, उसको फिर से गोली में बिंदा। सोचिए, उससे अमानवीय घटना कुछ हो सकता है क्या? जो बंगाल में किया, उससे अमानवीय घटना कुछ हो सकता है क्या? अरे 100 चुहा खा के बिल्ली हज को चलने वाली बात नहीं है ये। आप अपना भविष्य जनरेशन को क्या सिखाना चाहते हैं? आप अपना राजनीति की रोटी सेकने के लिए छात्रों की भविष्य को बर्बाद मत करिए, उनको पाठ पढ़ने दीजिए। मैं पहले शुरुआत में कहा कि अगर जेन जेड इस बात को उठाया है, सरकार कार्रवाई ले रहा है, आगे भी इसके ऊपर गवर्नमेंट ने कोई ठोस कदम उठाएगा। लेकिन जो रास्ता ये कॉकरोच उन्होंने उठा रहे हैं, ये इट इज नॉट एक्सेप्टेबल इन एनी डेमोक्रेसी। अगर जो सपना देख रहे हैं कि जो नेपाल जैसा सिचुएशन भारत में होगा, वो कतई नहीं होगा। आज के लिए इतना। जय हिंद, जय भारत।